Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हम शूट कर चुके हैं, आपने उसे देख लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम शूट करने वाले हैं। ये दोनों वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया और आज फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि ये दो वीडियो के बेस पर हम 25 मार्क्स लगभग 25 नंबर बोर्ड के एग्जाम में हमें मिलने में मदद होती है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 25 नंबर पाने में हमें ये दो लेक्चर मदद करेंगे काफी। कैसे? देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मतलब हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाते हैं, उसकी क्या छोटी छोटी बारीक बातें हैं। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना चाहता हूं। अब ये चूंकि कंपनी का टोटल एक बेस है, इसलिए आपको जो 25 मार्क्स हैं कंपनी से संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कैसे? 20 मार्क्स आपको आते हैं जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी है, सीधे सीधे वहां से आते हैं, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है जब आपको कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि आप जानते हैं हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमें दो चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। उसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए हमने बैलेंस शीट को सीख लिया है। बैलेंस शीट के कौन सा आइटम कहां आता है, किसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, सीखी हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चीज हमें जो चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑफ कोर्स इस वक्त मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो कंपनी के लिए, लेकिन वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दूसरी चीज हमें चाहिए होती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, इसका भी डिटेल हमें चाहिए। मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें ये भी चाहिए। और ये प्रॉफिट लॉस का पता कहां से चलेगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से चलेगा। मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। मतलब हम जिस डेट में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2020-2021 की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम 31 मार्च 2021 में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे। 31 मार्च 2021, बस उसी दिन की ये तारीख डलेगी हमारी। मतलब जो हमारा ईयर एंड की डेट होती है उसको एंड करते हुए हम ये टाइटल डालते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जब 11th में अकाउंट पढ़े थे वहां पर इसका एक नाम दूसरा पढ़ते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसका नाम हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि ये कंपनी का पढ़ रहे हैं भाई, और ये कंपनी का नाम हमने चेंज क्यों कर दिया? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही ना लिख दें। तो नाम चेंज इसलिए किया कि हमें जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसका पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 उसके अनुसार परफॉर्मा बनाना है। हमें उसमें कोई चेंज हम अपनी तरफ से कर नहीं सकते। पार्ट 2 शेड्यूल 3, तो भाई हम अपनी तरफ से उसमें चेंज अगर कर देंगे तो हमारा आंसर भले ही सही हो जाए, लेकिन फिर भी उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। यानी कि परफॉर्मा हमारे लिए मायने रखता है। कंपनी का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो हमें यही परफॉर्मा फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये याद भी होना चाहिए, हमें ये समझ में भी आया हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी रूप में हमें दे दें, हमें तो ये यहां पर एडजस्ट करके लिखना है। देखो दोस्तों, यहां पर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक और मायने में हमारे 11th वाले प्रॉफिट एंड लॉस से अलग है। क्या था वहां पर 2 साइड थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड में हम अपनी सारी इनकम्स लिखते थे। एक ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द लाइन और अबव द लाइन, हम उसको ऐसे पढ़ते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जिस फॉर्म में बन रहा है वहां पहले हम इनकम्स लिखेंगे और उसी के नीचे हम फिर एक्सपेंस लिखेंगे।
और इन दोनों का डिफरेंस हम यहां फिर नेट प्रॉफिट के रूप में लिखेंगे। यानी कि काम तो हमें वही करना है भाई, काम करने में हमारा चेंज नहीं है, बस प्रेजेंटेशन में चेंज है। वहां हम एक साइड में इनकम और एक साइड में एक्सपेंस लिखते थे, यहां पर भी काम वही करेंगे, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, पहले इनकम्स लिखेंगे, फिर हम एक्सपेंस लिखेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहां कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम बने हुए हैं। हम जब 4 कॉलम बनाने की बात करते हैं तो पहले कॉलम में यहां डिटेल्स यानी कि पर्टिकुलर्स हम लिखेंगे, और ये हमें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। मैंने बैलेंस शीट बताते हुए जो वीडियो में आपको समझाया था कि अगर हमें डाटा स्कैटर्ड फॉर्म में दे दिए, मतलब बिखरे हुए दे दिए, तो हमें अगर ये याद नहीं होगा कौन सी चीज कहां आती है, तो फिर हम गलत कर देंगे। हमारा प्रेजेंटेशन गलत होते ही, आंसर सही होने पर भी हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। वी हैव टू फॉलो द परफॉर्मा स्ट्रिक्टली, हमें करना ही करना पड़ेगा। देखो भाई, इसके बाद हम यहां पर नोट नंबर, वो जो बैलेंस शीट में था उसी तरह से पर्टिकुलर्स हमने यहां टाइटल लिख लिए हैं, जो जो चीजें हम इसमें जिस जगह आती हैं। नोट नंबर, इनकी डिटेल अगर हमें चाहिए, मान लीजिए हमने यहां पर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर इनकम लिखा हुआ है, और अदर इनकम मेरी होती है, सपोज करिए 20 लाख रुपए की इनकम है अदर इनकम। अब मैंने यहां तो 20 लाख रुपए लिख दिए, लेकिन वो 20 लाख कैसे कैसे है, उस इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, तो उसकी डिटेल मुझे अलग चाहिए, तो ठीक है एक नोट नंबर डाल लेंगे। तो नोट नंबर का कंसेप्ट वही है जो बैलेंस शीट में था। इसके बाद भी हमें 2 कॉलम दिए अमाउंट के, और ये एक तो प्रीवियस ईयर की फिगर को लेकर के है और एक करंट ईयर की फिगर को लेकर के है। तो पहले करंट ईयर का लिखेंगे। करंट पीरियड का मतलब फिर से यहां भी वही होगा, जिस वर्ष के लिए, जिस ईयर के लिए आप अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका करंट ईयर है। मान लीजिए आप 2021 के लिए अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2021 यहां डालेंगे और ये करंट ईयर हो गया। उससे ठीक पहले वाला वह आपका प्रीवियस ईयर है। 2021 यहां था तो 1920 यहां हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने पिछली वीडियो देख लिया उनको तो वैसे भी बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, कोई टेक्निकलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए अब इनके टाइटल्स की बात कर लेते हैं जो हमने अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं इसका एक और नाम आपको देना चाहूं, मैं आपको बताना चाहूं इसे क्या कहेंगे, तो मैं इसे दूसरा नाम नेट सेल भी दे सकता हूं। क्या दे सकते हैं, ये मार्केट भी मजाक कर रहा है। देखिए नेट सेल, नेट सेल, हम इसे नेट सेल भी कह सकते हैं। हमारा ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हम बात कर रहे हैं नेट सेल की। और जब हम नेट सेल की बात करते हैं ना बच्चों, तो नेट सेल का मतलब सीधा सा होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। क्या होता है, सेल माइनस सेल रिटर्न। तो इसका मतलब हम सेल जितनी भी होगी माइनस करेंगे इसमें से सेल रिटर्न, ये, और जो कुछ आएगा उसे हम कहेंगे या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में भाई हम बात करें अदर इनकम की। तो अदर इनकम क्या है, हमारा काम सपोज करिए हम शुगर की सप्लाई करते हैं, तो उससे होने वाला जो भी हमारी सेल है वो तो मेन इनकम थी हमारी, वो तो हमने सेल में लिख दी। सपोज करिए हमारे पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सपोज करिए 2 करोड़ रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए और 15 दिन तक इनका कोई, अगले 15 दिन तक कोई यूज नहीं होने वाला। हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। ऑफ कोर्स अपने गले में तो रखेंगे नहीं, बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया तो उस पर उतने दिन का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को कहां लिखें, क्या ये हमारी सेल है? द आंसर इज नो। अगर सेल नहीं है लेकिन इनकम तो है, तो इसी के लिए टाइटल दिया हुआ है अदर इनकम। इसका मतलब हम अदर इनकम का एक कंसेप्ट लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा फालतू पड़ा हुआ है, हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, हमने टाटा के शेयर खरीद लिए और हमें समय पर डिविडेंड मिल गया। और ये डिविडेंड हमारी इनकम तो है लेकिन हमारी मेन इनकम नहीं है।
इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अदर इनकम। तो हम यहां अदर इनकम में इसको इंक्लूड करके लिख देंगे। तो अदर इनकम का हम यह एक लिस्ट बनाएंगे और उसको वो नोट टू अकाउंट वही जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में हम इनका टोटल कर देंगे भाई, टोटल रेवेन्यू। अगर मैं इसे फर्स्ट, जैसे यहां लिखा है फर्स्ट और फिर ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का टोटल करें तो इसे कहेंगे टोटल रेवेन्यू, और वो फिर हम अमाउंट यहां लिख देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। अब हमने रेवेन्यू तो लिख लिया, मतलब इनकम तो लिख ली, लेकिन अब इसमें से हम एक्सपेंस लेस करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या प्राप्त करना है, इनकम बतानी है, नेट प्रॉफिट बताना है। तो भाई अब हम एक्सपेंस की डिटेल देखते हैं। एक्सपेंस किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, किस सीरीज में लिखे जाएंगे, वो सीखिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब हम जो मटेरियल यूज करते हैं वह मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट कितनी है हमारे लिए, वो कॉस्ट निकाल करके हम यहां लिखेंगे। अब ये कॉस्ट करंट ईयर की यहां और प्रीवियस ईयर की यहां, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगी कैसे हमारी, हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया है अपने इस बिजनेस में इस वर्ष में। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, चलिए लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मैं पूरा लिखने रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मैं पूरा बोल रहा हूं, यह लिखा छोटा है, थोड़ी जगह ऐसी है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी जो भी नेट फिगर आएगी उसे हम कहां लिख देंगे, यहां। आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम जो माल, जो गुड्स सेल परचेज करते हैं उसका कितना गुड्स हमने परचेज किया वो हम यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा हमें, नो डाउट, हमें कहीं से ये फाइंड आउट नहीं करना है, नॉर्मली दिया होता है। इसके बाद भाई हम बात करें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो यहां तीन नाम लिखे हुए हैं, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बनना शुरू हो गया, कंप्लीट नहीं बना है, तो उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। अगर बिल्कुल शुरू भी नहीं हुआ है तो उसको हम बिल्कुल रॉ कहेंगे, और बनकर तैयार हो गया है तो हम उसको क्या कहेंगे, फिनिश गुड। तो हमारे पास तीनों ही चीज का स्टॉक हो सकता है। सपोज करिए हम प्लास्टिक की बकेट्स बनाते हैं, प्लास्टिक के टॉयज बनाते हैं, तो प्लास्टिक हमने प्रोसेस में डाल दिया लेकिन अभी टॉयज बने नहीं है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर वो बनकर के तैयार हो गए हैं टॉयज तो फिनिश गुड है, और अगर अभी वो प्लास्टिक के रूप में हमारे पास है तो हमारा वो नॉर्मल रॉ स्टेट पर हमारा मटेरियल है। तो हमारे तीनों ही तरीके से हो सकता है यहां। तो इसमें देखा है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब एग्जैक्ट सुनिए, अभी तो पहले मैंने आपको फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और ये बताया। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में कितना था, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का था और हमारा बढ़कर के हो गया 1.5 लाख रुपए, तो हम यहां उस चेंज को लिखेंगे। तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, इनमें से किसी का भी होगा उस चेंज को हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में ये कहते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है भाई, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस जो हमने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए किए हैं। अब हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, तो हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उनको सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ऐसे ऐसे तो खर्चे करते हैं, बस वो सारे के सारे हमारे यहां पर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएंगे। मान लीजिए हमने उनको रिटायर होने तो ग्रेजुएटी का पेमेंट किया है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी तरीके से हम एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को कुछ ना कुछ देते हैं, बस वो सब हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट में आकर के यहाँ कवर हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। इसके बाद बच्चों हमारी लास्ट में यहां पर है फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, तो भी फाइनेंस कॉस्ट का सीधा सा मतलब ये है
कि हमने जो पैसा उधार लिया किसी भी रूप में, तो उस पर जो हमारा एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, वो ये फाइनेंस कॉस्ट के रूप में आएगा। कैसे? सपोज करिए आपने 2 करोड़ रुपए लोन पर लिए हैं। अब ये 2 करोड़ रुपए 10% का इंटरेस्ट आपको देना है इस पर, तो 10% के हिसाब से 20 लाख रुपए हो गए। अब ये 20 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट देंगे साल में, आपका एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? ये एक्सपेंस हो गया, लेकिन ये एक्सपेंस कैसी कॉस्ट माना जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा। तो इसका मतलब फाइनेंस कॉस्ट हम यहां पर लिखने वाले हैं। और आखिर में हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है लास्ट, ये हमारा सेकंड लास्ट यू कैन से। तो डेप्रिसिएशन 11th में हम पढ़ करके आए, अमोर्टाइजेशन हम 11th में पढ़ करके आए। मैं एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू में कमी होती है, जो ग्रेजुअल और परमानेंट कमी होती थी, हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 10% कम होकर अगले साल 9 लाख की रह गई, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वहां मैंने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में इसे डिफाइन किया हुआ विद एग्जांपल। देखना चाहें तो आप 11th वाले लेक्चर जा करके देख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी है आपकी कंपनी में, वो सब आप टोटल करके यहां लिखेंगे, ठीक है? तो आपके ये एक्सपेंस हो गए। अब जो इन पर्टिकुलर हेड्स में एक्सपेंस नहीं आए, क्योंकि एक्सपेंस तो हजारों तरीके के हो सकते हैं, अब उनको कहां लिखें? तो वो अदर एक्सपेंस में आकर के कवर होंगे, और ये अदर एक्सपेंस में लेकर के हम फिर ये टोटल यहां पर हमारे टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे। और ये टोटल एक्सपेंस इस रेवेन्यू में से लेस कर दें तो आ गया ना नेट प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहां पर देख भी सकते हैं आप, थर्ड माइनस फोर्थ, ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? टोटल रेवेन्यू। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस। तो थर्ड माइनस फोर्थ क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां टाइटल लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्यों? क्योंकि अभी जो हम कमाएंगे, सरकार को टैक्स भी तो देना, उस पर देना पड़ेगा ना, बस। तो अभी से बिफोर टैक्स लिखिए, और जो भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, आप उस टैक्स को यहां लेस कर दीजिए। सपोज करिए हमारा यहां पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, मान लो 1 करोड़ रुपए आया, आप ऐसा कुछ देर के लिए मान लीजिए। अगर मैं कंपनी का करंट का रेट बताऊं, टैक्स का एक्चुअल रेट, मोटे तौर पर, हालांकि उसमें भी कई रेट होते हैं टैक्स के, पर मैं मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो 30% का है, 30%। तो अगर 1 करोड़ कंपनी ने कमाया तो 30% मतलब 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा। तो 1 करोड़ माइनस 30 लाख, और नेट प्रॉफिट जो हमारा बचेगा वो बचेगा 70 लाख। इस तरीके से हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेवलप करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जिसके लिए हमें ये बनाना होता है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट हमें लर्न होने चाहिए, हमें इनके मतलब समझ में आए हुए होने चाहिए। अगर ये लर्न नहीं है, हमें समझ में नहीं आए हुए, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स लूज कर जाएंगे। तो इसे, अगर कोई बात आपको डिफिकल्ट लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं, जरूर मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सिस्टमेटिक स्टडी के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।